मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल IT जेड इंग्लिश में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा और बनाया। आज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपनी बातें कर लूं कि अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आप मेरे लिए बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, स्किप नहीं करें, बेहतरीन ढंग से देखिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है ना, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छी तरह से समझें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दें, दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। लगे हाथों मुझे भी कमेंट करते चलें ताकि कुछ मेरा भी फायदा हो जाए। ठीक है, आइए इस वीडियो को शुरू करता हूं। मैं बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज की एक अपनी खासियत है, एक विशेषता है ना, कि जब कभी भी किसी टेंस के अंदर अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाने चलते हैं या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाने चलते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कोई भी निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना सहायक क्रिया का नहीं बना करता है। यानी कि जितनी सारी बातें हम नकारात्मक में बोलते हैं या फिर प्रश्नात्मक लहजे में बोलते हैं तो वैसे सारे सेंटेंसेस के साथ हम एक ना एक सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ ये बात, बिल्कुल आप पुख्ता कर लीजिए कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में एक एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आप एक निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो एक निगेटिव सेंटेंस बनाने में एक निगेटिव वर्ड का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, जैसे कि नो, नॉट, नाइदर, नथिंग। एक ना एक निगेटिव सेंटेंस हमें लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो दो बातें मैंने तय कर दी कि कोई भी टेंस अगर उसका हम निगेटिव बना रहे हो या फिर इंट्रोगेटिव बना रहे हो, है ना, तो हमें एक एक्सिलरी वर्ब लेना होगा। दूसरी बात यह कि निगेटिव के लिए हमें एक नॉट लेना होगा। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें क्या लेना होगा, एक निगेटिव वर्ड लेना होगा। तो मैं रख रहा हूं नॉट। और नॉट के बारे में बताऊं कि नॉट एक एडवर्ब है जो एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, देखो कहीं भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं है। मैं जैसे जैसे प्रोसेस बता रहा हूं आप उस प्रोसेस को करते जाओ, स्ट्रक्चर जो है अपने आप बन जाएगा। चाहे वह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, प्रोसेस कीजिए, खुद से बन जाएगा। तो मैंने निगेटिव बनाने के लिए क्या रख लिया, नॉट। अब नॉट के बारे में आप समझ लो कि नॉट एक एडवर्ब है जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि वर्ब की मेरिट या डिमेरिट बताता है। ठीक है, तो नॉट मेन वर्ब को तभी क्वालिफाई करेगा जब इसका प्लेसमेंट मेन वर्ब के पहले होगा। ठीक है, किसके पहले होगा, मेन वर्ब के। इसका मतलब कि नॉट के बाद यहां क्या आएगा, मेन वर्ब। अभी फिलहाल मैं मेन वर्ब लिखता हूं, आगे कुछ और बातें इसके बारे में बताऊंगा। तो नॉट के बाद आपका मेन वर्ब आ गया। अब नॉट की अगली शर्त है कि नॉट अपने ठीक पहले हमेशा एक एक्सिलरी वर्ब लिया करता है। बिना एक एक्सिलरी वर्ब का नॉट का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, नॉट के पहले हमें यहां एक एक्सिलरी वर्ब लेना होगा। ठीक है, अब रही बात कि पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी एक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, तो पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्ब टू डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब टू डू। अब ये जो टेंस बना है वर्ब के सेकेंड फॉर्म से बनता है, यानी कि वर्ब का दूसरा जो रूप होता है उसका प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। तो वर्ब टू डू से हमें क्या लेना पड़ेगा, तो वर्ब टू डू का सेकेंड फॉर्म जो होता है डिड होता है। ठीक है, डिड। देखो फिर से,
नॉट अपने पहले एक सहायक क्रिया लेगा, बिना सहायक क्रिया का ये नॉट आ ही नहीं सकता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में वर्ब टू डू का प्रयोग करते हैं, और ये जो टेंस बनता है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनता है। इसका मतलब हुआ कि एक्सिलरी वर्ब की जगह हमें क्या लेना होगा, डिड लेना होगा। मैंने साबित करके बताया आपको। तो यहां हम क्या लेंगे, यहां हम रखेंगे डिड। अब डिड भी आ गया, नॉट भी, मेन वर्ब भी। तो आप देखो कि जब डिड हो और साथ में मेन वर्ब हो, तो मैंने जिसको मेन वर्ब लिखा है ये है वास्तव में क्या, तो डिड जो है ये टेंस से एग्री करता है। सेकेंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वह ना पर्सन से एग्री करती है और ना नंबर से एग्री करती है। उसका एग्रीमेंट किससे होता है, तो टेंस से होता है। ठीक है, तो पास्ट बनाने के लिए हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना पड़ता है, मैंने लिया भी। अब ये चूंकि एग्री हो रही है टेंस से, इसका मतलब कि ये फाइनाइट है। तो एक वाक्य में अगर दो क्रियाएं आ जाए और एक क्रिया अगर फाइनाइट हो तो अगली क्रिया नॉन फाइनाइट होगी। तो यहां आने वाली मेन वर्ब जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये हमारी मेन वर्ब एक बेयर इन्फिनिटिव हुआ करती है, बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव जो है उसका रूप जो है V1 के जैसा दिखता है, लगता भी है कि ये V1 है, लेकिन वास्तव में वह V1 नहीं होता, वह हमारा बेयर इन्फिनिटिव होता है और उसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा होता है, लेकिन लिखने के क्रम में हम उसको अवॉइड करते हैं, है ना। जिस इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है वही इन्फिनिटिव हमारी बेयर इन्फिनिटिव होती है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट बना कि डिड के बाद आने वाली क्रिया V1 नहीं बल्कि एक बेयर इन्फिनिटिव होगी। ठीक है, हम इसको V1 लिख करके काम चलाएंगे, लेकिन दिमाग में, जहन में ये बात रखेंगे कि ये हमारी V1 नहीं बल्कि ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। तो ये तो बन गया डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह क्या लेंगे, हम V1 लेंगे, और इसके बाद इधर ऑब्जेक्ट होता है और इसके पहले सब्जेक्ट होता है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब आप ये मुझे बताओ कि आपको कहीं स्ट्रक्चर रखना है, प्रोसेस कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉट लेंगे। नॉट कहां आता है, तो मेन वर्ब के पहले, मैंने मेन वर्ब ले लिया। अब नॉट की शर्त है कि मेरे पहले एक सहायक क्रिया चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हम वर्ब टू डू लेते हैं, और ये जो टेंस बनता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म से बनता है, तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो मैंने यहां डिड ले लिया, स्ट्रक्चर तो बनकर के तैयार हो गया। सारी दुनिया को पता है कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इसके पहले सब्जेक्ट होता है। बोलो स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। आप प्रोसेस डील करो, स्ट्रक्चर अपने आप बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर पर मैं एक दो एग्जांपल भी रख करके दिखाऊं कि कैसे आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे he did not help me, उसने मेरी सहायता नहीं की। देख लो, ये बन गया। अब डिड को और नॉट को अगर आप चाहो तो कंट्रैक्शन में रख सकते हो, इसको कंट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, डिड नॉट को जब हम कंट्रैक्ट करेंगे तो इसका फॉर्म बन जाता है डिडंट। ठीक है, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। अब यहां भी आप डिड को और नॉट को कंट्रैक्ट कर लीजिए, डिडंट। तो नॉट के बारे में आपने क्या याद किया कि नॉट एक सहायक क्रिया है जो पास्ट इंडेफिनिट में अपने पहले सहायक क्रिया के रूप में डिड लेता है, और डिड के बाद आने वाली क्रिया एक बेयर इन्फिनिटिव होती है। ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब देखिए, जब आपने पास्ट इंडेफिनिट में नॉट रखा तब तो कुछ एक ऐसा हुआ, लेकिन एक नेगेटिव वर्ड ऐसा है जो अपने साथ कभी भी एक्सिलरी वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करता है। वह आपका नेगेटिव वर्ड क्या है, नेवर है। ठीक है, अब ऐसा है कि कैरेक्टर कुछ कुछ इससे मेल खाता है। जैसे डिड जो है अपने बाद नॉट लेता है या नॉट के पहले डिड आता है,
अब नेवर जो है अपने पहले कभी भी डिड को एक्सेप्ट, या फिर ऐसे कहिए ना कि नेवर कभी भी अपने पहले कोई सहायक क्रिया नहीं लेगा। तो इस तरह से हमें उसका यूज कैसे करना होगा, आई नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं कहा, कभी झूठ नहीं बोला। अब देख लीजिए कि नेवर जो है अपने पहले कोई सहायक क्रिया नहीं ले रहा है। ऐसा ही कुछ होता है नोबडी वगैरह में, जैसे मैं उसको भी रख लेता हूं यहाँ पे, नोबडी आपने अभी तक नॉट का प्रयोग देखा और एक नेवर देखा। एक दो और निगेटिव वर्ड हम इस टेंस के अंदर यूज करके देख लेते हैं। जैसे नो वन, नो बडी भी आपके निगेटिव वर्ड हैं। अब इनका यूज देखिए, जिससे नो बडी, नो बडी हेल्प द बेगर, किसी ने भी भिखारी की मदद नहीं की। अब यहां भी देखिए नो बडी जो है अपने साथ कोई एक एक्सिलरी वर्ब नहीं ले रहा है, ठीक है। नो वन, नो वन लाइक्ड हिम, किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया। यहां भी नो वन जो है, या यहां आप चाहो तो नन भी रख सकते हो। तो ये सारे जो निगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि नो, नॉट, है ना, ये जब आते हैं सेंटेंस में तो नॉट की तरह ये अपने साथ कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं लेते हैं। एक्सिलरी वर्ब रखने वाली जो कैरेक्टर है वो नॉट का है, कि नॉट का प्रयोग जब भी होगा तो उसके पहले एक सहायक क्रिया आएगी। उसमें भी एक मामला है कि अगर कोई एक्सिलरी वर्ब, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, अगर कोई एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए, मेन वर्ब, और उसके साथ नॉट का मामला हो जाए, नॉट आ जाए, तो इस दशा में नॉट का प्लेसमेंट जो होता है मेन वर्ब यानी कि उस एक्सिलरी के बाद होता है। एक एग्जांपल रख करके मैं आपको क्लियर करूं, ही had not a cow। अब had जो है आप समझते होंगे कि ये एक्सिलरी वर्ब है, नहीं, ये मेन वर्ब है। इसका प्रयोग रखना क्रिया टू हैव, पोजीशन के लिए किया गया है, और टेंस चूंकि पास्ट है इसलिए हैव का सेकेंड फॉर्म हैड रखा गया है, और नॉट का प्लेसमेंट जो है इस मेन वर्ब के बाद हुआ है। तो ये मामला तब होता है जब कोई एक सहायक क्रिया मेन वर्ब बना करती है। लेकिन अगर सहायक क्रिया के साथ साथ सेंटेंस में कोई मेन वर्ब हो, जैसे कि गो, कम, प्ले, रीड, रन, तो नॉट का प्लेसमेंट जो होगा वो मेन वर्ब के पहले और फिर सहायक क्रिया के बाद हुआ करता है, ठीक है। ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और पास्ट इंडेफिनिट के पार्ट थर्ड में मैं आपसे मिलूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। उस वीडियो को भी आप देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। वादा करें कि आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे, साथ ही साथ मुझे भी कमेंट करेंगे। सैर की फूल चुने खूब फिरे साद रहे, सैर की फूल चुने खूब फिरे साद रहे, बाग बाग चलता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। शब बखैर।